नमस्कार। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता दोस्तों कि आपका एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों। उसके बाद आपका रेलवे का ग्रुप डी लगा हुआ है। तो इन्हीं एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रैक्टिस क्लास, और जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के बेहतरीन सवाल, कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ एक्सपेक्टेड सवाल उसी के आधार पे हम यहाँ कराएंगे। तो यदि आपका भी एग्जाम है और आपका भी अगर सपना है कि रेलवे में जॉब करने का, एनटीपीसी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का, तो आज से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपके जब तक एग्जाम की डेट आती है तब तक आपको लगातार यहाँ प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। जिसकी आज ये पहली क्लास है और इसमें हम कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप खुद लगाएं, आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जैसे ही आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे आप भी उसे बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको अंदाजा लग सके कि जो लास्ट आपका एनटीपीसी के एग्जाम 2021 में हुए थे क्या लेवल उनका रहा है, उसी आधार पे हम लोग एक्सपेक्टेड सवाल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है नल और टंकी का, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। और वर्क एंड टाइम अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर ये सवाल आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। चलिए, तो इन्होंने बताया कि पाइप ए जो है, पाइप ए टैंक को 80 मिनट में 80 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में? 80 मिनट में भर सकता है। और पाइप बी जो है, पाइप बी इसे 40 मिनट में फिल कर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहला काम, तो तरीके सवाल को लगाने के कई हैं। आप फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं और आप एलसीएम मेथड से भी सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चूंकि फ्रैक्शन मेथड से जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले तो आप टंकी की कुछ एफिशिएंसी मान लीजिए और ऐसा डेटा लीजिएगा कि 80 और 40 से पूरी तरह कट जाए। तो 80 और 40 कैल्शियम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि उस टंकी की एफिशिएंसी 80 लीटर की है, 80 लीटर की है, यानी 80 लीटर क्षमता है उस टैंक की। तो 80 लीटर भरने में पाइप ए को लगते हैं 80 मिनट। तो इसका मतलब 1 लीटर भरने में उसे 1 मिनट का समय लगता होगा। और उसी 80 लीटर को भरने में 40 मिनट पाइप भी लेता है। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने लीटर डालता होगा? 2 लीटर। आपसे कहा गया कि दोनों को एक साथ अगर खोला जाए, पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो अगर एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में दोनों द्वारा 3 लीटर पानी उसमें डाला जाएगा। तो ए और बी अगर एक साथ लग जाएं, ए और बी मिलके कार्य करें, तो हमें इन दोनों से 80 लीटर पानी भरवाना है। और किस इफिशियंसी से भरवाना है? तो 3 की इफिशियंसी से, यानी 3 की क्षमता से भरवाना है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 26 तिया 78 हो जाएगा और बचेगा 2/3। अर्थात आपका जो समय लगेगा वो 26 से ही 2/3 मिनट में टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। इतने आसान सवाल भी पेपर में आते हैं। आपको पता है कि आपका जो प्री होगा, जो आपका टेयर फर्स्ट होगा, उसमें आपको 90 मिनट में 100 सवाल करने होंगे। अगर हम बात एनटीपीसी की करें तो 90 मिनट में कितने सवाल करने होंगे? 100। और उसके बाद जब आप टीयर 2 देंगे यानी मेंस देंगे तो इसी 90 मिनट में समय आपका सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप टीयर 2 करते हैं तो लगभग लगभग लेवल जो है पेपर का सेम रहता है। पेपर का लेवल सेम रहता है, बस वहाँ जीके के क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। वहाँ 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और 35 मैथ और 35 रीजनिंग हो जाती है। तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि एक वृत्ताकार रास्ते का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, आपको पता होगा जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में आपको बताया जाता है कि अगर सर्कल के आकार का कोई एक पाथ बनाया गया है, कोई एक रास्ता बनाया गया है, तो उसका हम एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं
उसका सीधा सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। लगाते कैसे हैं कंप्लीट, अगर चाहें तो आप पूरे के पूरे यहां तक का सर्कल का एरिया निकाल करके आप अंदर वाले यानी आंतरिक जो आपका सर्कल इसका एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपका पाथ का एरिया आराम से निकल आएगा। अब उसके लिए आपको बाह्य रेडियस पता होनी चाहिए, बाह्य त्रिज्या पता होनी चाहिए और आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो आपको बताया गया है कि रास्ते के बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दी गई है, यानी बाह्य त्रिज्या आपकी 2 है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, b है। तो आप सीधे से इसमें पुट कर सकते हैं पाई इंटू कैपिटल आर हमारे पास 2a है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर आपका b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। तो सिर्फ अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो भी सवाल वहां टाइम पर बना पाएंगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं होते हैं एनटीपीसी में, मॉडरेट लेवल रहते हैं, इजी लेवल रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बताइए रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या होगा इसका आंसर, दिया गया यदि 1/3 इज इक्वल टू 1/4 b इज इक्वल टू 1/5 c, तो देन आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं बड़े आराम से a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। आपके पास एक तरीका है कि आप भी इसको किसी अन्य एक वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे होते हैं तो आपको वहां पर पहले ही दिन ये बेसिक बात सिखाई जाती है कि जब कभी भी वेरिएबल के नीचे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू वही होती है, अर्थात ए बी और सी के अगर आपको रेशियो चाहिए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं ए का मान 3, बी का 4 एंड सी का 5 हो जाएगा। अगर अगर कोई संख्या ए बी या सी के बगल में मल्टीप्लाई में लिखी होती तो आप उसे कैंसिल करते, उनका फिर एलसीएम लेके बराबर करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ए में मल्टीप्लाई 1 का किया गया था तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए ए की वैल्यू 3, बी की 4 और सी की 5 है। अगर आपको पूरा लगाना तो आप इसे के इक्वल या किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं, वहां से भी इसे लगा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3:4:5। चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 15। बताइए, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल देखने को मिलते हैं। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन ट्रिग्नो के नहीं आते, ज्योमेट्री के नहीं आते, पर आपको अगर बेसिक नॉलेज है इसकी तो आप सवाल आराम से बना सकते हैं। आपको पता है कि साइन 15 हो या 75 हो, इनकी वैल्यू आपको रटाई जाती है, तो ये काम आपको नहीं करना, हम आपको कुछ समझाते हैं, यहाँ बेसिक चीजें ध्यान रखना। देखें, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपसे कहा गया साइन 15। आप इसकी वैल्यू, अगर आपको साइन 30 साइन 45 की वैल्यू याद है तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला आना चाहिए साइन ए माइनस बी का। अगर आप साइन ए माइनस बी जानते हैं तो बड़े आराम से सवाल को बना सकते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से भी लगाया जा सकता है, परंतु आप उसके अलावा सीधे यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से भी सवाल बना सकते हैं। साइन 15 चाहिए, अगर हम इसको 15 मान ले तो आपको पता है 90 है, तो ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो। आपको पता है कि लंब जो आपके होंगे, आधार जो होंगे, √3+1 या √3-1 ही होने वाले हैं। यहाँ ऑप्शन से भी ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि √3+1 या √3- ही होगा। तो अब एक चीज आप बताएं जरा कि अगर √3+1 या √3-1 होंगे परपेंडिकुलर एंड बेस, तो आपको ये पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पढ़ते हुए क्लास 9th में आपको सिखा दिया जाता है कि अगर आपका एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा भी आपकी छोटी रहेगी। यानी एंगल बड़ा है तो यही तो आप पढ़ते हैं वहां पर में कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है।
तो यहाँ 75 है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और अगर बड़ी होगी तो कभी √3 - 1 नहीं हो सकती है भुजा, √3 + 1 हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट भी चीजें यहाँ से बना सकते हैं, यानी छोटी भुजा आपकी हो जाएगी √3 - 1। अगर आप फार्मूले की यूज नहीं करते तो उसके अलावा भी आप सवाल बड़े आराम से बना सकते हैं। तो √3 - 1 और √3 + 1 ये हो जाएंगे। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी तो प्लस होगी, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों अगर आपके बेस और परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप पाइथागोरस से लगाएंगे तो आपका हाइपोटेनस 2√2 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 2√2 निकल के आ जाएगा। हम बता देते हैं कि √3 आपको पता होना चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और -2√3 आ जाएगा। उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आधार का स्क्वायर यानी 4 + 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2√3 कट जाएगा, √8 आ जाए, और 8 का 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, यानी कर्ण आपका मिल जाएगा 2√2। तो अब आपसे पूछा गया sin 15। क्या पूछा गया मेरे दोस्त? अगर ये sin 15 है, ये 15 है, तो sin 15 क्या हो जाएगा? आपको पता है जिस एंगल की बात करते हैं हम, उस एंगल के सामने वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है, और उसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये आधार यानी बेस हो जाएगी, आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो आपको पता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो √3 - 1 अपान 2√2 हो जाएगा। √3 - 1 और अपान 2√3 हो जाएगा। आपसे बहुत बार ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए cos 75 का मान क्या होगा। चलिए, cos 75 की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए sin 15 और cos 75 सेम होते हैं। कैसे? अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, और cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, यानी इसकी वैल्यू भी √3 - 1/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि cos 75 इज इक्वल टू sin 15 के। कितने के? cos 75 बराबर का है कि sin 15 के, और sin 75 बराबर हो जाएगा cos 15 के। तो यहाँ से याद रखना कि अगर कोई भी एक वैल्यू है आपके पास तो दूसरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। चलें आगे फिर, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? √3 - 1 2√2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह के आपको बेहतरीन सवाल इस चैनल पर कराए जाएंगे। यदि आज आप पहले दिन इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक हम अपना कंटेंट और तरीके पहुंचा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका है ट्रिग्नोमेट्री का। अगला सवाल फिर से आपका क्या है? उसका आपका त्रिकोणमिति का। यहां से देखिए इसे आप, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपको ये पता होगा जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बेसिक ये बात जरूर बताई जाती है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कहने का मतलब अगर ये यक्स है तो ये 1/x। बस इतनी बात आप समझ लीजिए। और इसके बराबर कितना है? 2 के। इसके बराबर कितना दिया गया? 2 के दिया गया। अब आप जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, तो वहां आपको एक सवाल कराया जाता है कि x + 1/x बराबर 2 है तो इसकी पावर कितना भी हो। यहाँ भी वही साइन और कॉसेक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। तो आप याद रखना इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, और ये हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। तो आप अलजेब्रा का भी इम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। क्लियर चीजें? तो आपको अगर ऐसी वैल्यू दी जाती है, ऐसा किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी रेशियो के साथ दिया जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन और कोसेक के साथ दिया गया, इस तरह tan और कॉट के साथ भी दिया जा सकता है, यानी जो इनवर्स होते हैं उनके साथ दिया जा सकता है। ओके, चलें आगे फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना, कंपोनेंटों और डिविडेंडों का यूज यहाँ कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। ये पिछली बार के एनटीपीसी का सवाल, इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, योगांतरानुपात का नियम आप यहां से लगा सकते हैं। ठीक ठाक सवाल 2021 में एनटीपीसी में पूछे गए थे, उनमें से जो अच्छे सवाल हम लेकर के आए। आज आपकी पहली क्लास है और जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ अलजेब्रा और ट्रिग्नो के भी बेहतरीन सवाल हैं।
इन्होंने कहा यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रेशियो दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 185 रेशियो 158, तो आपसे ए रेशियो बी पूछा गया। मेरे भाई आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ से ध्यान रखना कि अगर कभी भी योगांतरानुपात कंपोनेंटों और डिविडेंडों की बात आए तो आप ए अपान बी दिया गया तो आप बड़े आराम से ए प्लस बी अपान ए माइनस बी करते हैं। यही है आपका योगांतरानुपात का नियम। किसका नियम? योगांतरानुपात का नियम। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखें इसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया है 185 अपान 158। अब यहां से अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो आप जरा देखें, इसको जब ए में जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा, और दोबारा जब नीचे घटाएंगे तो a कट जाएगा तो 2b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से a क्यूब अपान b क्यूब निकल के आ जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे 185 प्लस 158 और अपान में 185 माइनस 158। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाए कितना? 8 पाँच 13, 8 पाँच 13, 13 एक 14, 1 1 2 1 3, 343, और यहाँ घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? तो ए क्यूब अपान बी क्यूब आ गया, तो यहाँ ए अपान बी यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये किसका क्यूब है? तो मेरे दोस्त ये 7 का है और ये 3 का है, तो यहाँ से ए अनुपात भी आपका निकल के आ जाएगा 7:3। ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्टों को ध्यान रखें, बेहतरीन बेहतरीन तरीके, बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में अच्छे सवाल आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलें आगे, फिर इजाजत है पूरी तरह से, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जरा, कह रहा कि 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या। ये एक रेशियो का या परसेंटेज में आप जब पढ़ते हो वेन आरेख, तो वेन आरेख से भी सवाल को लगा सकते हैं। वेन आरेख में आप परसेंटेज को लेकर के भी पढ़ते हैं। यहाँ साधारण सा सवाल है, उसे कुछ करना है नहीं ज्यादा। देखो मेरे भाई, करना क्या है, कह रहे हैं 14 व्यक्ति हैं जो वस्तु ए खरीदते हैं। ए खरीदने वालों की संख्या कितनी है? 14, और बी खरीदने वालों की संख्या कितनी है? 13। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। तो मेरे दोस्त एक आरेख बनाइए जिसमें रिलेशन हो सम का। किसका रिलेशन हो? सम का रिलेशन होना चाहिए। इन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, यानी ए और बी भी खरीदते हैं। ऐसे 2 लोग हैं जो ए और बी दोनों वस्तुएं खरीदते हैं। तो अगर ऐसे 2 लोग हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कि एक ऐसी जगह है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी सम को रिलेट करती है। अब 14 व्यक्ति आपके जो हैं वो वस्तु ए खरीदते हैं। ए खरीदने वाले कितने? 14, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ए के आरेख में कुछ व्यक्ति पहले से ही बैठे हैं। कितने लोग हैं? 2। तो इसका मतलब कितने और बैठा दिए जाए? 12। कितने व्यक्ति और बैठ जाएंगे? 12 व्यक्ति और बैठ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि ए टोटल कितने हो गए? ए वस्तु खरीदने वाले 14 लोग हो गए, और बी खरीदने वाले कितने हैं? 13। अब हम देख पा रहे हैं बी खरीदने वाले 13 होने चाहिए, लेकिन बी के आरेख में 2 लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कितने लोग और बैठा दिए जाए? 11। तो कुल मिलाकर के यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ? तो सबको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 12 12 24 और 1 25 यहाँ व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 25 व्यक्ति हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो आप परसेंटेज में भी वेन आरेख द्वारा पढ़ते हैं, और यहाँ पर साधारण से एक डेटा दे करके भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के एनटीपीसी में आए हुए सवाल है मेरे भाई, इसलिए प्रीवियस ईयर लेकर के आए, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, बताइए। ठीक है, तो जिन बच्चों का इस बार कई एग्जामों में कुछ नंबरों से वंचित रह गए, नहीं हो पाया, तो मेरे भाई मेरे दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यदि आप में हौसला है उड़ान का, तो फिर याद रखें हमेशा कि आपकी मंजिल आसमां ही होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ना तो रोने से आपको मंजिल मिल जाएगी, ना किसी के सामने अपने दुख है ना बताने से कि हाँ मेरा इस बार इतने नंबर से रुक गया या क्या क्या वजह रही है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है।
और वो है तो आप सिर्फ अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप इस बार यूपीपी या अन्य किसी एग्जाम में कुछ नंबरों से वंचित रह गए, और सीजीएल हो या एमटीएस का एग्जाम हो, तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें रेलवे की बहुत से पेपर लगे हुए हैं, जिसमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के दोनों एग्जाम है, और उसके बाद आपको ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है। आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और एसआई की भी। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें कि आप के सामने जो भी समस्याएं, जो भी स्ट्रगल है, वो आपको ही करना है। आने वाले समय में जब जॉब मिलेगी तो उसका आनंद भी आपको मिलेगा। तो किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप किसी के सामने रोते हैं, है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आंसू आपके निकले तो आपको खुद ही पूछना होगा, क्योंकि अगर लोग आए पूछने तो आपसे सौदा करेंगे। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें, ये सभी समय जो है, संघर्ष का समय आपको ही फेस करना है, स्ट्रगल टाइम आपको ही देखना है, कोई इसमें आपकी मदद नहीं करेगा। सफलता के बाद सभी आपके साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो बस आप मेहनत करिए एकदम लगन के साथ, ठीक है ना। जिन चीजों से आप, जो चीजें ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी आप पढ़ते समय, उस समय जब आपके एग्जाम थे, वो सारी चीजों का अपना खुद का आकलन करिए, कहने का मतलब ये है। और फिर से एक बार, है ना, हौसला रखें, जरूर आप सक्सेस होगे, आपकी सफलता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज नंबर whose factorization is itself that number and one is called, यानी एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक होता है। मेरे दोस्त, यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान रखना, ठीक है। आपसे दो तरह की यहाँ भाषाएं लिखी जा सकती है। किसी एक संख्या का गुणनखंड स्वयं, ध्यान से समझना जरा, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या और एक है, और एक है, स्वयं वह संख्या और एक है। एक तो बात ये हो सकती है, और दूसरा यहीं पे अगर लिखा जाता ओनली, यानी केवल, केवल गुणनखंड स्वयं, केवल गुणनखंड स्वयं और वह संख्या। दोनों शब्दावलियों को ध्यान रखना, और यही चीज एग्जाम में बच्चे गलत करके आए, संख्या और एक है, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो नंबर का क्लासिफिकेशन, जब पढ़ते हो तो वहां आपको एक चीज पढ़ाई जाती है केवल, वहां सिखाया जाता है प्राइम नंबर के बारे में। और प्राइम नंबर के बारे में बताया जाता है कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, और उन दो गुणनखंडों में केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से कम नहीं हो सकते। तो केवल का मतलब, ओनली का मतलब, वो आपको एक प्रतिबंध दर्शाता है कि दो से ना ज्यादा ना ही दो से कम। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा है। यहाँ सवाल की भाषा देखें, अगर कह रहे हैं कि जिसका गुणनखंड स्वयं वो संख्या है और एक है, अगर यहाँ ये लिखा होता, ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला सवाल है मेरे भाई, इसे ध्यान रखना, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, अधिकतर लोग प्राइम नंबर ही लगा के आएंगे इस सवाल में, क्योंकि जल्दबाजी में जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको यही चीजें वहां सिखाई भी गई है क्लासिफिकेशन में, कि प्राइम नंबर जो है अभाज्य गुणनखंड, उसकी डेफिनेशन यही है कि केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, दो से ज्यादा और कम नहीं हो सकते, सिर्फ दो होने चाहिए, प्रतिबंध है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है गुणनखंड स्वयं हो व संख्या हो। तो मेरे भाई ऐसे तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, ऐसे तो बहुत नंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिक्स के कई फैक्टर हैं, आप देखिए जरा, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। क्या इसका फैक्टर 1 और 6 नहीं है? इस नंबर का फैक्टर 1 भी है, 6 भी है। तो स्वयं और वो संख्या है, लेकिन इसके अलावा भी तो नंबर है उसके फैक्टर। तो कहने का मतलब मेरे भाई, अगर यहाँ प्रतिबंध लगा होता, केवल शब्द लिखा होता, तो आप कहते हैं प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है गुणनखंड स्वयं एक होता है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल की बात कर रहा है, ऐसी संख्याओं की। तो ऐसे छोटी छोटी शब्दावलियां जो है आपका सवाल गलत करवा देती हैं, इन पर ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला परसेंटेज का क्वेश्चन, और बहुत बार आपने ऐसे सवाल देखे हैं जिनमें आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के बेस पे दिए जाते हैं। आपसे कहा जाएगा कुछ प्रतिशत आपकी इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया है। इन्होंने बताया कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य पूछा जा रहा। तो आप इसको कई मेथड से लगा सकते हैं मेरे भाई। एक तो है रेशियो मेथड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, आप उसे बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। परसेंटेज के डेटा याद होने चाहिए। 10% का मतलब ही है मेरे भाई
1/10। कितना है? 1/10। और मूल्य ह्रास का मतलब क्या है? कमी हो रही है। यानी अगर उस वस्तु का मूल्य पहले 10 था तो 1 साल बाद वो 9 रह जाएगा। और ऐसा कितने वर्ष चला है? 2 वर्ष। यानी फिर से इसकी आदत, हमेशा याद रखिए कि जब भी बात इस तरह की हो परसेंटेज की, कुछ वर्षों के बाद या पहले की कहानी हो, तो हमेशा वहां सक्सेसिव परसेंटेज होता है। कौन सा परसेंटेज होता है? सक्सेसिव परसेंटेज होता है। तो 10 गुणे 10 करिए यानी 100, और 9 गुणे 9 करेंगे तो 81। इस बात का यह मतलब है कि अगर उसका मूल्य 2 वर्ष पहले 100 था तो आज उसका मूल्य 81 होगा। और आपसे कह रहे हैं सवाल में कि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, यानी 81 की वैल्यू है हमारे पास 1,62,000 और 81 की वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हैं 2 वर्ष पहले कितनी थी? 100 थी। 81 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2 लाख उसका रेट रहा होगा पहले, आज से 2 साल पहले। और वर्तमान में है ना, घटते घटते उसका रेट कितना रह गया है? 1,62,000। तो इस तरह के बेसिक सवाल है मेरे भाई। तो जो लोग ये बहुत बताते हैं कि नहीं एनटीपीसी में बहुत ही उच्च लेवल के सवाल आते हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि किस लेवल के सवाल वहां पूछे जाते हैं। बस आपको अगर कोई चीज मैनेज करनी तो टाइम मैनेज करना है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो आप का मेंस में हो या प्री में हो, दोनों में आप बड़े ही आसानी सवाल बना पाएंगे, क्योंकि टाइम दोनों के लिए एक समान रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन के सवाल या फिर आप एडवांस मैथ के सवाल देख पा रहे हैं कि सवाल का लेवल बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब आप शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन पढ़ने की तो मुझे लगता है शुरुआत में ही आपको इस टाइप के सवाल कराए जाते हैं, वहीं पे आपको इतने बेसिक बेसिक सवालों के कॉन्सेप्ट समझा दिए जाते हैं। अगर आप 1-2 बार पढ़े हैं मेंसुरेशन तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में टाइम लगना चाहिए था। आप ओरली भी इस सवाल का आंसर बता सकते हैं 10 मीटर। कैसे? आप बताइए कि अगर एक सोलर पैनल है और उसका किस आकार का? रेक्टेंगल है, आयताकार है, तो कह रहे हैं उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 10% ज्यादा है। मेरे भाई 10% की वैल्यू क्या है? 1/10 है। इसका मतलब अगर उसकी चौड़ाई 10 है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? एक ज्यादा, एक मोर हो जाएगी। बताया गया है कि इफ द लेंथ ऑफ a rectangle solar panel of area 110 मीटर स्क्वायर इज 10% मोर देन इट्स ब्रीथ। ये कह रहे हैं कि कितने परसेंट? 10% आपकी ज्यादा होगी उसकी लेंथ। कितने परसेंट ज्यादा होगी? 10% ब्रीथ से ज्यादा होगी। तो आपको ब्रीथ ही बतानी है। तो आप बताइए अगर उसकी चौड़ाई 10 है और लंबाई 11 है तो आपके अकॉर्डिंग उसका एरिया क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका एरिया बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? 110 मीटर स्क्वायर। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप देखें तो उसका एरिया 110 ही तो है। इसका मतलब लंबाई आपकी 11 और चौड़ाई 10 ही थी। हाँ, तो यही बात तो हम बता रहे थे कि आपकी चौड़ाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी। कितनी होगी? 10 मीटर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी सवाल आपको बेहद तरीके से आसान सी भाषा में समझ में आ रहे होंगे। कुछ भी टफ नहीं है मेरे भाई, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए कुछ सीखने और करने की। आप बड़े बड़े सवालों को आसानी से बना सकते हैं। आज का ये अंतिम सवाल है, चलिए आप बनाने की कोशिश करें। क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक मेंसुरेशन का बेहतरीन सवाल। ठीक है, बताइए क्या होगा। इन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 8.8 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। कह रहे हैं उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। 8.8। अब आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर की वैल्यू 8.8 है। मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं बच्चा यहाँ 5 से 10 सेकंड ज्यादा लेगा उसकी तुलना में जो हम बताने जा रहे हैं। कैसे? बच्चा हमेशा क्या सोचता है? आर निकालना है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे पूछा क्या है? आपसे डायामीटर पूछा है, आपसे व्यास पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि व्यास क्या होता है? 2r। तो हम डायरेक्ट क्यों ना 2r निकाल ले यहाँ से? मुझे r निकाल के फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? हम आराम से यहाँ पाई की वैल्यू हटा देते तो 2r बराबर हो जाएगा 8.8
और अपान में 22/7 नीचे आकर के पलट जाएगा और 22 चौक 88 हो जाएगा। यहाँ से 7 चौक 28 यानी 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप आर निकालते 1.4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, तो कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। यही चीजें आपको समझनी है और सोचनी है कि कैसे वक्त बचाना है और उसी वक्त को बचा करके हम लोग कुछ बड़े सवालों में कैसे लगाना है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो आप कोई भी वनडे एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल और अगली एक वीडियो में बेहतरीन सवालों के साथ। बस आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो सभी को जय हिंद, नमस्कार।